तो अब जो है कि वहाँ और एक दो टर्म है जिसको देखना है। ये थर्मल डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन या रीएसोसिएशन क्या होता है। थर्मल डीनेचुरेशन एंड टीएम वैल्यू दोनों आपस में लिंक्ड है। सो डीनेचुरेशन करने के लिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचुरेशन करने के लिए एक तो हीट कर सकते हैं और दूसरा बहुत सारा डीनेचरिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, फॉर्मामाइड, लास्ट दिन हम बोल रहे थे, ये सब डीनेचरिंग एजेंट है। मतलब अगर जो बफर है उसमें यूरिया या फॉर्मामाइड प्रेजेंट रहेगा तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो लेस स्टेबल होगा, उसका नेचर होगा कि वो डीनेचर कर जाए। अगर वो छोटा, मतलब साइज ऑफ द डीएनए अगर स्मॉल है तो वो डीनेचर कर जाएगा। डिपेंड करता है इनका कॉन्सेंट्रेशन पर भी। फॉर्मामाइड का, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन द मीडियम, I mean in the solution in which the DNA is suspended. If that contains urea or formamide, these are denaturing agents. The DNA double strand will try to be separated because of the presence of these denaturing agents. ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है ये, और हीट भी वही करता है। Heating also results in the denaturation of double strand by disruption of hydrogen bonds between the two strands. The process of denaturation can be observed by increase in absorbance as the double-stranded DNA gradually melts into single-stranded DNA. हमने यहाँ पर ये देखा ही था कि डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल-स्ट्रैंडेड डीएनए का जो हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्ट पढ़ रहे थे कि सिंगल-स्ट्रैंडेड डीएनए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होता है इन द एट द सेम वेवलेंथ 260 नैनोमीटर की किसी एपेंड ऑफ या माइक्रोफ्यूज ट्यूब में जो डीएनए लिया है, इसमें डीएनए का नंबर्स जो है से 10 है, 10 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है। सो 10 double stranded DNA molecules, they will absorb a certain amount of light passing through this 260 nanometer wavelength of UV light that will pass through it, that will be absorbed by 10 molecules of, say for example there are 10 molecules, and when they denature, these 10 molecules get converted into 20 molecules of single stranded DNA. So if you think in terms of particles, double stranded DNA as a particle, so number of particle also increases. तो किसी भी सॉल्यूशन में ये अगर पार्टिकल का संख्या, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वाला केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, लेकिन जब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है तो ये 2 आयन बन जाता है। मतलब ये इन टर्म्स ऑफ नंबर दिस इज 1 and this is 2. So there are many things that are influenced by the number, by the quantity, amount of that molecule present in the solution. तो NaCl होने पर वो अकेला है, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस होने पर वो 2 हो गया। तो जैसे कि solubility बोलो या फिर osmolarity बोलो या फिर इस तरह का absorbance बोलो, ये सब चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ऐसे है, ये जितना ना लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जितना लाइट को ये रोकेगा, अगर ये इस तरह से अलग हो जाए तो ये ज़्यादा लाइट को रोकेगा। ठीक उसी तरह जो एक आदमी का पीछे और एक आदमी खड़ा है, सपोज इसके पीछे और एक आदमी खड़ा है, तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना। इधर से हम जब देखेंगे तो एक ही आदमी नज़र आएगा, लेकिन इसको हम अगर अलग कर दें तो ये 2 आदमी बन जाएंगे। जब तब ये ज़्यादा लाइट हो या कोई चीज़ हो उसको ब्लॉक करेगा, isn't it? सेम इज़ द केस हियर। तो इसलिए क्या होता है कि व्हेन सिंगल स्टैंडर्ड डीनेचुरेशन जैसे जैसे होता है, द एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करता है। The process of denaturation can be observed by increase in absorbance as the double-stranded DNA gradually melts into single-stranded DNA. That is what is shown here by this graph. When you increase the temperature, what happens? The absorbance gradually increases.
and it reaches to a maximum level. When all the double-stranded DNA have melted into single-stranded DNA molecule, the absorbance become constant. And the Tm value is that value at a particular temperature at which the absorbance is half the maximum value. In other words, you can say when the DNA is half melted. At that point of time, the temperature at that particular temperature is called the Tm value of that DNA sample. So when a sample of double-stranded DNA is subjected to increasing temperature from 40 to 100 degrees centigrade, the double-stranded DNA denatures to produce single-stranded DNA, thereby increasing the relative absorbance of the sample. The particular temperature at which double-stranded DNA is half melted, or in other words, the temperature at which the relative absorbance of a denaturing double-stranded DNA is half its maximum value at 260 nanometer. You must mention this कि इस wavelength पर is called the Tm value or melting temperature of that DNA. And this property of DNA is very, very important whenever we go for hybridization with a probe or when we choose a primer. So primer annealing temperature is decided on the basis of the Tm value of the primers. So the Tm value can be calculated. Tm value is of the double-stranded DNA is proportional also to the amount of GC present in that DNA sample. जितना ज़्यादा GC होगा, it is directly proportional to that. GC will introduce triple hydrogen bonds, and AT will introduce 2 hydrogen bonds. So of course it is difficult to break 3 hydrogen bonds than 2 hydrogen bonds, and that's why the Tm value of GC rich DNA will be greater than a DNA sample with AT rich sequence. You can calculate the Tm value and that will give indirectly will tell you about the GC percentage also. GC moles percent कितना है, जिसका Tm value ज़्यादा है GC moles percent उतना ज़्यादा है, तो GC moles percent हम लोग कैलकुलेट करते थे एक समय में जब DNA sequencing and other technologies डेवलप नहीं किया था, तब ये भी एक मेथड था बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी करने के लिए कि किस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का GC परसेंटेज कितना है, हाई GC परसेंटेज, लो GC परसेंटेज ग्रुप, ऐसे करके ग्रुपिंग, कम से कम ग्रुपिंग एटलीस्ट अगर जीनस लेवल पर नहीं लेकिन फैमिली लेवल या ग्रुप लेवल पर एसोसिएट करने में आसानी होता था. जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनका एक सर्टेन G+C मोल्स परसेंटेज होगा. ठीक है. तो Tm वैल्यू फॉर एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कोई भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, अगर वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, देखो यहाँ पर एक टर्म है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि जिसका साइज काउंटेबल साइज का है, मतलब 15, 20, 30 तक कह सकते हैं कि उसको ओलिगो बोलेंगे. वैसे मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम ओलिगोसैकेराइड का बात करें तो मोर देन 3 to 10 यूनिट्स अगर रहता है शुगर यूनिट्स, तो वी कॉल दैट एन ओलिगोसैकेराइड. उसके बाद हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलने लगते हैं. तो यहाँ भी वो टर्म यूज़ हो सकता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस तरह का टर्म. तो ओलिगो मीन्स स्मॉल, बट यहाँ एकदम स्ट्रिक्टली 10 न्यूक्लियोटाइड नहीं, it may be more than that also. Maybe you can call 30, 35, even 50 base long sequence as a oligonucleotide. That will be a little bit erroneous, but you can say that. तो ओलिगो का मतलब छोटा DNA, जैसे कि प्राइमर जो कि 18 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है जनरली, ठीक है, और या फिर कोई प्रोब बनाया जो कि स्मॉल साइज का है, 10, 12, 15, 20 साइज का है, ठीक है ना. तो अगर छोटा है DNA तो हम उसका Tm वैल्यू कैसे निकालेंगे, और बड़ा है DNA तो उसका Tm वैल्यू कैसे निकालेंगे. लॉन्गर देन 50 बेस एंड स्मॉलर देन 50 बेस यू कैन कंसीडर. तो Tm ऑफ अ स्मॉल सीक्वेंस इज इक्वल टू 2 into A plus T plus 4 into G plus C. दिस फार्मूला इज यूज्ड. दिस सिंपल फार्मूला, मतलब आपने प्राइमर डिज़ाइन किया तो से आपका प्राइमर में
आपका योर प्राइमर कंटेंट्स फॉर एग्जांपल से ये ए टी जी सी जी सी टी ए सी जी टी ए सी जी ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें कितना, इसका टीएम वैल्यू क्या होगा, इस फॉर्मूला में बिठाओ। ए और टी कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 इंटू 8 यानी कितना हो गया, 12 प्लस 32 यानी 44 डिग्री सेंटीग्रेड will be the TM value of this DNA, this particular sample, 44 डिग्री। छोटा है इसलिए TM वैल्यू कम होगा। 1 2 कितना हुआ, कितना साइज है, 8 6 14। और हम अगर मतलब यूजुअली 18 न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर होता है, तो अगर हम और ले लेते हैं CGTA, तो ये हो जाएगा तुम्हारा TA और 2 हो गया, यानी कि 8 इंटू 2 और 10 इंटू 4 यानी इधर 40 and इधर 16, 56 डिग्री सेंटीग्रेड is the TM value of this DNA sample, है ना। If this is the thing, so what will be your PCR annealing temperature for the primer, 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द TM वैल्यू, यानी कि 51 50 डिग्री ऐसे रख सकते हैं हम एनीलिंग टेम्परेचर। तो ओलिगो के बारे में जब हम टीएम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये मेथड यूज़ करते हैं, सिंपल मेथड है, ये कहीं भी पूछ सकता है। अच्छा, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जब 50 बेस से लॉन्ग अगर सीक्वेंस है तो उसका टीएम वैल्यू निकालने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि उसमें जो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये है मोलारिटी ऑफ दैट, उसका लॉग वैल्यू, और 41 इंटू जी इंटू सी माइनस 500 एल माइनस 0.62 एफ। यहाँ पर एम इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ monovalent cation sodium. Xg and Xc are the moles fractions of G and C in the oligo. L is the length of the shortest strand in the duplex. उसमें जो सबसे छोटा स्ट्रैंड, मतलब कि एग्जैक्टली 50 नहीं है, बड़ा छोटा है, तो सबसे छोटा लेंथ जो है वो L है। एंड F इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मामाइड, मतलब उसमें अगर डीनेचरिंग एजेंट है फॉर्मामाइड तो उसका भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा। सो इट इज़ डिफिकल्ट, दिस इज़ टफ, सो यूजुअली इट इज़ नॉट डन इवन while hybridizing a long DNA with another long DNA. You just do it on the basis of your homology, how much homology the DNA has. If it has 100% homology, then you can increase the stringency. Stringency का क्या बोले थे, फैक्टर्स क्या क्या हैं, स्ट्रिंजेंसी फैक्टर्स, जो कि हाइब्रिडाइज नहीं होने देना चाहता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंसी फैक्टर। उसमें एक है फॉर्मामाइड, डीनेचरिंग एजेंट, ठीक है ना, फॉर्मामाइड। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, दैट इज ऑल्सो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर दैट विल नॉट अलाउ द डीएनए टू हाइब्रिडाइज इजीली। ऐसा क्यों करते हैं कि हम हाइब्रिडाइज करने देना नहीं चाह रहे हैं, जबकि हाइब्रिडाइज करना ही मेरा उद्देश्य है। वो इसलिए कि जो हाइब्रिडाइज करने वाला जो डीएनए प्रोब है वो 100% होमोलोगस है, तो अगर हम थोड़ा सा अगर ये बढ़ाएं स्ट्रिंजेंसी फैक्टर्स को तो हाइब्रिडाइज वो करेगा, हाइब्रिडाइज करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, इतना भी ना कर दें कि वो भी हाइब्रिडाइज ना करे। होता यह है कि प्रोब गलत सलत जगह पे भी हाइब्रिडाइज कर जाता है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रिंजेंसी बढ़ा के। लेकिन एक सर्टेन लेवल पर तक कितना मोलर फॉर्मामाइड लें, कितना सोडियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से स्ट्रिंजेंसी घट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है।
तो नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए को अट्रैक्ट करता है, तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन को कम करना पड़ेगा अगर हम स्ट्रिंजेंसी फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। तो मेनली 3 स्ट्रिंजेंसी फैक्टर को लेके चलो, फॉर्मामाइड मतलब डीनेचरिंग एजेंट, देन टेम्परेचर एंड देन सोडियम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये तीनों फैक्टर कंट्रोल करता है कि दो डीएनए मॉलिक्यूल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो हाइब्रिडाइज करेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वो इसको इतना ज़्यादा जोर देने का जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो, खाली तुमको में भी ये वाला याद रख लो। ठीक है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द टीएम वैल्यू, राइट दिस फॉर्मूला ओनली एंड वंस यू नो द टीएम वैल्यू इट विल गिव यू द जीसी परसेंटेज। इसको इस फॉर्मूला में डाल के भी कर सकते हैं, तो हमको फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोर द जीसी मोर द टीएम वैल्यू, or the opposite is also true. More the TM value means the DNA contains more GC, isn't it? अच्छा, अच्छा यहाँ बोला what is the significance of TM value, वही जो बता रहे थे कि to determine the hybridization temperature of an oligonucleotide probe, the TM value of the radioactive or non-radioactive fluorescent tagged probe must be known, and the hybridization temperature should be kept approximately 5 degree centigrade less than the TM value. रखा जा सकता है, मतलब हमको हाइब्रिडाइज करना उद्देश्य है. You are hybridizing your probe with a target, hybridizing your primer with a complementary sequence in the DNA while doing PCR. So that is called primer annealing. Annealing is also renaturation or reassociation. So at what temperature that will occur, that depends on the TM of the oligonucleotide. It is necessary to determine the TM value of the primer, to be used in PCR. Primer annealing usually occurs at temperature about 5 to 10 degree centigrade less than the TM value. ठीक है, तो ये TM वैल्यू का नेसेसिटी क्यों है? TM वैल्यू किसी भी DNA सैंपल का होगा.